पश्चिमी दर्शन की 2500 वर्षों की यात्रा में आज हमारे साथ हैं प्लेटो। प्लेटो को समझना यूनान को समझना है, और यूनान को समझना उस क्षण को समझना है जब मनुष्य ने पहली बार बहुत गंभीरता से यह सवाल उठाया था कि सत्य आखिर है क्या, और क्या यह इंद्रियों से दिखाई देने वाली दुनिया से मिलता भी है। प्लेटो का जन्म एथेंस में लगभग 427 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका परिवार प्रतिष्ठित था, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उच्च वर्ग से जुड़ा हुआ। बचपन से ही उनके सामने शक्ति, शासन, कानून, नागरिकता, ये सब विषय जीवित वास्तविकता की तरह रहे होंगे। पर राजनीति प्लेटो का भाग्य नहीं बना, क्योंकि उनके समय की राजनीति एक गहरे संकट में थी। एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था युद्धों, गुटबाजी और भावुक जनमत के कारण कई बार विकृत हो चुकी थी। और फिर वह घटना घटती है जिसने प्लेटो को भीतर से बदल दिया। वह था सुकरात का मुकदमा और उसे दिया जाने वाला मृत्युदंड। यह केवल उसके गुरु का मर जाना नहीं था, यह उस शहर का नैतिक पतन था जो स्वयं को सभ्यता कहता था। प्लेटो ने देखा कि भीड़, अदालत और सत्ता मिलकर एक निष्पाप, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को मार भी सकती है। और यही अनुभव उनके दर्शन का आधार बना कि जनमत हमेशा सत्य नहीं होता और न्याय का अर्थ बहुमत नहीं है। उस दिन प्लेटो के भीतर यह प्रश्न जन्मा कि अगर समाज का निर्णय गलत हो सकता है तो फिर सत्य का मानदंड क्या होना चाहिए। सत्य कहाँ मिलेगा, भीड़ में या विचार में। और इसी प्रश्न ने प्लेटो को वह दार्शनिक बनाया जिसे हम आज जानते हैं। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया और एक लंबी यात्रा पर गया। मिस्र, इटली, दक्षिणी इटली के पाइथागोरियन समुदायों से उसका संपर्क हुआ। इन यात्राओं ने उसके मन में गणित, क्रम, रूप और शाश्वत सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ाया। एथेंस लौटकर उसने एक संस्थान की स्थापना की जिसे आज हम अकादमी के नाम से जानते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती, संगठित और उच्च शिक्षण केंद्रों में से एक था यह अकादमी, यानी कि एकेडमी। यह एकेडमी बाद में अरस्तु जैसे महान छात्रों को जन्म भी देती है। प्लेटो के दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह दर्शन को जीवन के हर स्तर से जोड़ते हैं। ज्ञान, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा, कला, आत्मा, प्रेम, मृत्यु, सब उनके लिए एक ही विशाल प्रश्न के अलग अलग चेहरे हैं। और वह प्रश्न है कि सत्य क्या है और मनुष्य उस तक कैसे पहुंचे। प्लेटो कहते हैं कि सत्य शाश्वत होता है, अपरिवर्तनीय। परंतु हम इस दुनिया को जिस प्रकार से देखते हैं, यहाँ हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वह तो लगातार बदलती रहती हैं। आज हम जिस वृक्ष को देखते हैं कल वह सूख सकता है। सुंदर चेहरे कुरूप हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं। आज हम जिसे न्याय समझते हैं किसी अन्य परिस्थिति में वह अन्याय भी लग सकता है। यहीं से वह प्रश्न उठता है, यदि सत्य शाश्वत है तो इसे लगातार परिवर्तित हुई दुनिया में कैसे पाया जाएगा। यहीं से प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत उभरता है, रूपों या आइडिया का सिद्धांत, फॉर्म्स। प्लेटो कहते हैं कि हर वस्तु, हर गुण, हर मूल्य, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वह किसी शाश्वत रूप की अपूर्ण प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी जैसा। इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि आपने एक गुलाब का फूल देखा और अलग अलग गुलाब के फूल अलग अलग दिख सकते हैं, परंतु ये फूल अलग अलग होते हुए भी एक ही गुलाब के रूप में पहचाने जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में दिखने वाले गुलाब के फूल किसी आदर्श दुनिया में रखे एक परफेक्ट गुलाब के फूल की कॉपी है। और इसी तरीके से हम जितने भी रूप अपने आसपास इस दुनिया में देखते हैं वह अपूर्ण है, और वह अपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह एक आदर्श दुनिया में रखे परफेक्ट फॉर्म या आइडिया की कॉपी है। प्लेटो अपने इस दर्शन को समझाने के लिए
गुफा का रूपक देते हैं, एलोगरी ऑफ केव। प्लेटो कहते हैं कि कल्पना कीजिए, कुछ लोग बचपन से ही एक गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं। गुफा के अंदर लोग बाहर होने वाली घटनाओं, वस्तुएं, लोगों और चीज़ों की छायाएं गुफा की दीवार पर देखते हैं और इन्हीं छायाओं को वह वास्तविक दुनिया समझते हैं और गुफा के अंदर के लोगों के लिए यही दुनिया है। परंतु जब भी कोई व्यक्ति गुफा से बाहर निकलेगा तो वह देख पाएगा कि बाहर के संसार में एक सूर्य चमकता है और गुफा में सिर्फ परफेक्ट वस्तुओं की छायाएं ही पड़ती हैं। यानी वास्तविक वस्तुएं किसी और आदर्श दुनिया में रखी हैं और हम जो देखते हैं वह उन आदर्श वस्तुओं की छायाएं हैं। यह गुफा का रूपक प्लेटो का समूचा दर्शन है। गुफा इंद्रियों की दुनिया है, छायाएं मत, भ्रम और धारणाएं हैं। बाहर आना ज्ञान की यात्रा है और सूर्य परम शुभ है जो सभी सत्य का स्रोत है। प्लेटो के लिए परम शुभ सबसे ऊंचा रूप है। जैसे सूर्य के बिना दृश्य नहीं दिखता, वैसे शुभ के बिना सत्य समझ में नहीं आता। प्लेटो के यहाँ नैतिकता और ज्ञान अलग अलग नहीं है। सही ज्ञान अंततः शुभ की ओर ले जाता है। इसलिए प्लेटो का दर्शन शुष्क तर्क नहीं, एक प्रकार का आध्यात्मिक दार्शनिक आरोहण है, नीचे से ऊपर, छाया से प्रकाश और भ्रम से सत्य की ओर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मनुष्य इस सत्य को पहचानता कैसे है। प्लेटो कहते हैं यह ज्ञान स्मृति है, रिकलेक्शन। उनके अनुसार आत्मा का जन्म इस संसार में आने से पहले शाश्वत रूपों की दुनिया को देख चुका होता है। इस जीवन में सीखना दरअसल नया जानना नहीं, बल्कि पुराने जाने गए को याद करना है। इसलिए जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखकर सुंदरता अनुभव करते हैं तो वह अनुभव आपको उस शाश्वत सुंदरता की याद दिलाता है जिसे आप अपनी परफेक्ट दुनिया में पहले ही देख चुके हैं। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी सुंदर और प्रेमपूर्ण है वह उस परम सत्य या परमात्मा की ओर संकेत करता है। यही विचार प्लेटो के प्रेम दर्शन की गहराई में भी उतरता है, विशेषकर सिम्पोजियम में। प्लेटो के अनुसार प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं है, प्रेम आत्मा की उड़ान है। प्रेम शुरुआत में एक सुंदर शरीर से शुरू हो सकता है, पर यदि प्रेम शुद्ध हो तो वह धीरे धीरे शरीर की सुंदरता से ऊपर उठकर चरित्र की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता और अंततः सुंदरता के शाश्वत स्वरूप तक पहुंच जाता है। इसे ही प्लेटोनिक लव की मूल भावना कहा गया है। प्लेटो के लिए प्रेम एक शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। अब बात करते हैं प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की। प्लेटो ने देखा था कि लोकतंत्र भीड़ की भावनाओं से चल सकता है और वह भीड़ किसी सुकरात को मार भी सकती है। इसीलिए रिपब्लिक में प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ शासन उन लोगों के हाथ में हो जो सत्य को जानते हों। दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग। उनका तर्क सरल है, जैसे जहाज का कप्तान वही होना चाहिए जो जहाज चलाना जानता हो, वैसे ही राज्य का शासक वही होना चाहिए जो न्याय, शुभ और सत्य को जानता हो। शासन कला नहीं, ज्ञान है। प्लेटो समाज को 3 वर्गों में बांटते हैं। शासक वर्ग यानी कि बुद्धि प्रधान, दूसरा रक्षक या योद्धा वर्ग, साहस प्रधान, और तीसरा उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार यह वर्गीकरण जन्म से नहीं होना चाहिए, यह क्षमता और शिक्षा से होना चाहिए। इसलिए उनके लिए शिक्षा राज्य की रीढ़ है। राज्य का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि मनुष्यों को सही मनुष्य बनाना है। उनके आदर्श राज्य में शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और निजी परिवार जैसी अवधारणाएं सीमित की जाती हैं ताकि वे भ्रष्ट ना हो, स्वार्थी ना हो। यह विचार आज के दृष्टिकोण से कठोर लग सकता है और प्लेटो की आलोचना भी इसी आधार पर होती है। लेकिन प्लेटो का मूल्य उद्देश्य सत्ता को स्वार्थ से मुक्त करना है, एक ऐसा नेतृत्व जो निजी लाभ से ऊपर हो। कला और साहित्य के विषय में प्लेटो कहते हैं कि यह अनुकरण का भी अनुकरण है, क्योंकि
वास्तविकता ही एक छाया है और कला उस छाया की भी छाया है। इसलिए प्लेटो को भय है कि कला भावनाओं को भड़काकर मनुष्य को विवेक से दूर ले जा सकती है। प्लेटो कला से नफरत नहीं करते, वे कला के प्रभाव से डरते हैं कि कहीं वह सत्य की जगह न बैठ जाए। प्लेटो मनुष्य की आत्मा को भी 3 भागों में देखते हैं, इच्छा प्रधान यानी कि डिजायर, भाव प्रधान स्पिरिट और बुद्धि प्रधान यानी कि रीजन। जब बुद्धि शासन करती है, इच्छा अनुशासित होती है और उत्साह साहस में बदलता है, तब मनुष्य न्यायपूर्ण बनता है। प्लेटो का न्याय केवल राज्य का गुण नहीं, बल्कि न्याय मनुष्य की आत्मा का संतुलन है। यही कारण है कि प्लेटो के लिए राजनीति और नैतिकता अलग अलग नहीं है। राज्य वही है जो मनुष्य है और मनुष्य वही है जो उसकी आत्मा की व्यवस्था है। प्लेटो के जीवन का अंतिम हिस्सा लेखन, अकादमी और शिष्यों के साथ बीता। उनकी मृत्यु लगभग 347 ईसा पूर्व में मानी जाती है। प्लेटो ने दर्शन के लिए एक स्थायी भाषा या संरचना गढ़ दी। रूप यानी कि फॉर्म्स, शुभ और गुफा तथा दार्शनिक राजा, ये केवल अवधारणाएं नहीं हैं, ये वो विचार हैं जिसके चारों ओर दर्शन आज भी घूमता है। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, प्लेटो की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने मनुष्य को समझाया कि जीवन केवल देखने का नाम नहीं, जीवन समझने का नाम है। और समझना केवल बुद्धि का खेल नहीं, यह आत्मा का आरोहण है, भीतर की गुफा से बाहर के प्रकाश तक। प्लेटो आपको दुनिया से भागना नहीं सिखाते, वे दुनिया की सीमाओं को पहचानना सिखाते हैं और फिर उस सीमा के पार सत्य की एक झलक देते हैं। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, प्लेटो के दर्शन पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आप प्लेटो के किसी दर्शन विशेष, गुफा की कहानी या रिपब्लिक को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर विस्तार से चर्चा भी कर सकते हैं। फिलहाल पश्चिमी दर्शन की इस लंबी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।